चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑडिट एविडेंस का। व्हाट आर द मेथड्स, एक्सप्लेन द मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। बहुत इजी है, आपको आराम से आ जाएगा। क्या तरीके हो सकते हैं ऑडिट एविडेंस को हासिल करने के? सबसे पहला क्या है? इंस्पेक्शन। नाम से ही लग रहा है कुछ ना कुछ फिजिकल टेंजिबल हम लोग चेक करने के लिए जा रहे हैं। सही है। इंस्पेक्शन मतलब क्या? एग्जामिनेटिंग द रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। भाई अगर आपने कोई चीज खरीदी है, कोई एसेट खरीदा है, अगर आपने कोई शेयर खरीदा है, आपने कोई बॉन्ड खरीदा है, तो उसका डॉक्यूमेंट तो होगा आपके पास में। एग्जामिनेटिंग द रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो डॉक्यूमेंट इंटरनल हो या एक्सटर्नल, किस फॉर्म में? पेपर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और अदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो भी होगा। या अगर डॉक्यूमेंट चेक करने की मैं स्थिति में नहीं हूं, फॉर एग्जाम्पल अब मेरे को भाई, मैं जहां पर एविडेंस इकट्ठा करने के लिए गया हूं और जिनसे वो एसेट खरीदी गई है वो दूसरे स्टेट से है, इनके पास डॉक्यूमेंट है नहीं जिन्होंने खरीदा है, तो जिन्होंने बेचा है उनकी, अब वो दूसरे स्टेट में कौन जाएगा? तो मैंने बोला भाई जो चीज खरीदी है वो दिखा दे। तो मैं डायरेक्ट जाके क्या करूंगा? फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन एसेट कर लूंगा। अगर बैंक ये बताने में असमर्थ है, या बैंक बंद है, या बैंक के कॉन्फिडेंशियल इश्यूज है, मैं कैश डिटेल नहीं दूंगा, तो तुम्हें को कैश दिखा दे तेरे पास कितना रखा हुआ है। तो क्या क्या चेक करेंगे हम? डॉक्यूमेंट्स लाइक बॉन्ड, फिक्स सर्टिफिकेट्स। इससे एग्जिस्टेंस होता है कि अगर आपने बॉन्ड खरीदा है, आपके पास बॉन्ड की सर्टिफिकेट होगी। फिक्स एसेट्स खरीदी है तो फिक्स सर्टिफिकेट होगी, तो कुछ तो होगा ना एसेट। उससे एसेट का क्या दिखेगा? एग्जिस्टेंस। दूसरी बात, आप इंस्पेक्शन करो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑलरेडी परफॉर्म किए जा चुके हैं, एग्जीक्यूटेड इन द फॉर्मेट, जो ऑलरेडी परफॉर्म्ड है। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कंपनी ने अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रही थी, जो भी सामान खरीद रही बेच रही होगी, गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें क्या अकाउंटिंग पॉलिसी थी और वो क्या, कौन सी रेवेन्यू रिकग्निशन मेथड को यूज किया गया, एक्रूअल बेसिस या कैश बेसिस को। एग्जीक्यूटेड मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी परफॉर्म हो चुके हैं, उससे अंदाजा हो जाएगा कि इनके पास एसेट या कैश किस फॉर्म में आ रहा है, आने वाला है या आ चुका है। जब ये आते हैं तब रिकॉर्ड करते हैं, जब आने वाला है तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। टेंजिबल एसेट्स को तो आप जाके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या शो हो जाएगा उनसे? उसका एक्सिस्टेंस। तो पहली बात होती है डॉक्यूमेंट्स की, बॉन्ड सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट। फिर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की, जो कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में बताएगा। फिर टेंजिबल एसेट्स का इंस्पेक्शन की बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी, इंक्वायरी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अपने डॉक्यूमेंट्स का, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का, एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट का इंस्पेक्शन कर लिया फिजिकली जाके। उसके बाद अगर आप कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं कंपनी के असर्शंस को लेकर, बिल्कुल कर सकते हैं। इंक्वायरी का तो मतलब ही क्या होता है? पूछताछ। सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज जिनके पास वो ज्ञान है, फ्रॉम दी नॉलेजेबल पर्सन। दोनों प्रकार की इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी। कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई एंटिटी का ऑफिस है किसी बिल्डिंग में, तो मैंने एंटिटी से पूछा भाई तुम्हारा कितना रेंट है, तो उन्होंने नहीं बताया, तो जिसकी वो बिल्डिंग है उससे रह के बात कर लेंगे, वो हमें डेटा दे देगा। अगर वो नहीं दे पाएगा तो हम अपना तिकड़म तोड़ा लेंगे। कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर जिसकी बिल्डिंग है उसने बोला सर मैं 10 ऑफिस है, यहाँ से मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, तो अपन क्या करेंगे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो अंदाजा हो जाएगा फाइनेंशियल डेटा कौन सा हो गया, 1 लाख। मुझे नॉन फाइनेंशियल डेटा क्या है, वो 10 ऑफिस है, उससे क्या देगा 10,000, अंदाजा हो जाएगा कि आपका रेंट कितना है। आगे, इंक्वायरी एक्सटेंसिवली थ्रू आउट ऑडिट यूज की जाती है इन एडिशन टू अदर ऑडिट प्रोसीजर। आप इंस्पेक्शन तो करते रहोगे, आप ऑब्जर्वेशन तो करते रहोगे, आप कैलकुलेशन तो करते रहोगे, इंक्वायरी रेगुलरली होती जाएगी। जब जब सवाल खड़े होंगे आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इंक्वायरी करते रहोगे, उसमें कोई बातचीत नहीं है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्वायरी में रेंज फ्रॉम, मैं तुम्हें रिटर्न इंक्वायरीज भी लूंगा,
डॉक्यूमेंटेशन भेजूँगा कि भई जवाब दीजिए। अगर मुझे ध्यान देना, अगर मुझे जवाब नहीं मिला, तो इन्फॉर्मली मैं तुमसे बातचीत करने के लिए भी आ जाऊँगा अकेले में। ये भी एक है। इंक्वायरी का रिस्पॉन्स भी चेक करना है, इवैल्यूएट करना है कि जो सवाल पूछा था वैसा ही जवाब मिला है कि नहीं मिला है, या कुछ और मिला है, या जवाब मिला ही नहीं है। आगे, इंक्वायरी से क्या पता चलेगा? सर इंक्वायरी से मुझे 3 प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जब मैं ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा था, मुझे पता नहीं थी, तो कुछ नया पता चलेगा मुझे। जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांज़ैक्शन के बारे में मुझे जानकारी मिली, अरे! ये तो पता ही नहीं थी। एक्विज़िशन ऑफ कंपनी के बारे में जानकारी मिली, अरे! ये तो मुझे पता ही नहीं थी। दूसरी बात, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो डिफर करती है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को मिली है और जो अभी ऑडिटर को मिली है, वो दोनों में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे विद इन द एंटिटी आपने एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इन्वेंटरी वाले से पूछा भाई इन्वेंटरी के रिकॉर्ड दिखाओ। अब जिससे उन्होंने माल खरीदा उनसे परचेज़ रिकॉर्ड देखा तो बहुत डिफरेंस मिला आपको। ये होता है फ्रेश। तो पहला वाला क्या बोला, नया मिलेगा, दूसरा वाला थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, तीसरा वाला क्या बोल रहा है, एडिशनल मिलेगा। कोलैबोरेटिव, एडिशनल एविडेंस आपको मिलेगा जो कोलैबोरेटिव होगा, एक साथ आप उसको और हेल्प कर सकता है। सही है? अब क्या लिख रहा है उसमें? बोलता है एविडेंस जो मिलता है काहे से? इंक्वायरी से, वो पर्सुएसिव नहीं होता, वो उतना प्रभावित नहीं होता। झूठ भी तो बोल सकता है सामने वाला। सो व्हाई दैट इज़ व्हाई इट इज़ लेस रिलायबल। उस इंक्वायरी के जवाब को अब हर डिपार्टमेंट में या असर्शन में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, नॉट इम्प्लीमेंटेड एट ऑल लेवल्स। एग्री? तो इंक्वायरी क्या-क्या मदद करता है? इन्फॉर्मेशन दिलवाता है नॉलेजेबल पर्सन से। 2 प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी। इंक्वायरी आपको थ्रू आउट ऑडिट प्रोसीजर यूज करना है अदर ऑडिट प्रोसीजर के साथ। इंक्वायरी 2 प्रकार की रेंज में होगी, फॉर्मल रिटन इंक्वायरीज भी होगी, इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज भी होगी। इवैल्यूएशन करना होगा इंक्वायरी के जवाब का। इंक्वायरी करने पर 3 टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो अवेयर नहीं थे तो कुछ नया पता चला, जो पता था उससे कुछ डिफरेंट पता चला, और जो पता था उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई। और इंक्वायरी से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन को आपको हर असर्शन पे एप्लीकेबल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स लेस रिलायबल। पीपल कैन टॉक शिट, पीपल कैन टॉक फॉल्स इन्फॉर्मेशन, छुपाया जा सकता है, झूठ बोला जा सकता है। अब आता ऑब्जर्वेशन में। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? जैसे मैं बैठा हूँ और मैं क्लास को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कौन सा बच्चा कैसे बैठा, कैसे क्लास में कोई एंट्री कर रहा है, कौन कितनी बात कर रहा है। वैसे ही ऑडिटर क्या बोलता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, जहां भी तुम्हारी इन्वेंट्री रखी जा रही है, जहां भी कैश मेंटेन किया जाता है, मैं सिर्फ कैसे किया जाता है उसको ऑब्जर्व करूंगा। तो ऑब्जर्वेशन मीन्स लुकिंग एट द प्रोसेस। तुम कैसे कैश कलेक्ट करते हो, बिल कैसे बनाते हो, मुझे तरीका बताओ। परफॉर्म बाय अदर्स। मैं तुम्हारी इन्वेंट्री काउंटिंग देखना चाहता हूँ, तुम काउंट कैसे करते हो, इंडिविजुअली करते हो, स्पेसिफिक काउंटिंग करते हो, हेड काउंटिंग करते हो, एबीसी एनालिसिस पे करते हो, कैसे करते हो। मैं तुम्हारी कंट्रोल एक्टिविटीज भी देखना चाहूंगा कि तुम्हारे कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। दूसरा, ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, आपको एविडेंस मिलता है कि एक प्रोसीजर और प्रोसेस को कैसे परफॉर्म किया जाएगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट इज लिमिटेड टू द पॉइंट इन टाइम एट विच ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस। क्या बोल रहा है, बट जब तक आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, है ना, वो लिमिटेड टू द पॉइंट है। जब तक उधर प्रोसीजर और प्रोसेस परफॉर्म होगी, मेरा भी ऑब्जर्वेशन तब तक चलेगा। प्रोसीजर पर प्रोसेस खत्म, मेरा ऑब्जर्वेशन खत्म। ठीक है। इसका उल्टा भी होता है। अगर आप बैठ के देख रहे हो कि इन्वेंट्री के कैसी काउंट हो रही है, तो हो सकता है वो अफेक्ट कर जाए हमको। अब 2 तरीके से अफेक्ट होगी। साले रोज तो गलत करते हो, उस दिन सही कर लें, या रोज सही करते होंगे, आपके डर की वजह से, इंटिमिडेशन की वजह से उस दिन गलत कर लें, तो ये चांस है एक। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अगर मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको साल के अंत में इन्फ्लेट किया गया है, किसको, सेल्स को। तो पहले मैंने इनवॉइसेस चेक किया, मैंने कंट्रोल चेक किया, मैंने इन्वेंटरी चेक किया, मेरे को अभी भी सहमति नहीं है, मैं बैंक में जाऊंगा, चेक करूंगा, कस्टमर से जाके बात करूंगा। तो क्या लिखा है, ये एक तरीका है डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स लेने का, किससे, थर्ड पार्टी से।
कंफर्म कर देगी वो आपकी बात को। 3 माध्यम में, पेपर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और इम्प्लाइड फॉर्म में। रिकैलकुलेशन, सर ये कहाँ होता है? डिप्रिसिएशन जब कैलकुलेट किया जाता है, इन्वेंट्री की जो कैलकुलेशन वैल्यूएशन होती है, वहाँ पे रिकैलकुलेशन कि डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया गया। क्योंकि डिप्रिसिएशन की अपनी मेथड है, इन्वेंट्री की अपनी मेथड है, तो मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की जाती है, दोबारा उसे रिकैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट करोगे? मैन्युअली और थ्रू कैलकुलेटर्स। री-परफॉर्मेंस, इट इन्वॉल्व ऑडिटर, मैं खुद परफॉर्म करके देखूंगा, मैं खुद इन्वेंटरी रख के देखूंगा, मैं खुद कैश कलेक्ट करके देखूंगा। इट इन्वॉल्व्स ऑडिटर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन, मैं खुद इंडिपेंडेंटली, तुम्हारा कोई आदमी नहीं चाहिए मेरे को, मैं इन प्रोसीजर्स को और कंट्रोल को परफॉर्म करके देखूंगा। तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि इसमें गलती होने के चांसेस है या नहीं है। और लास्ट में क्या लिखा है? एनालिटिकल प्रोसीजर, जो भी डेटा मुझे मिला है उसको मैं इवैल्यूएट करूंगा और एक रिलेशनशिप बनाऊंगा किसके बीच में? फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। बताया था ना, एम्प्लॉयज को वेजेस मिल रहे हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, इस साल भी मिले, ज्यादा मिले, मगर तो आपने बोला अगर ज्यादा मिले हैं तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बढ़े होंगे, तो आपने क्या किया? वेजेस को भी कंपेयर किया और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को भी, तो उससे आपको एक डेटा मिल गया। फिर लिखा है व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बाय एन ऑडिटर व्हाइल यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। बड़ा अच्छा है। अब जो एंटिटी के मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उनका भी, उनसे भी तो कुछ मदद लोगे ना यार। बोलता सर उनसे तो मैंने इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ एज एन एडिट एविडेंस, उनसे ही तो इन्फॉर्मेशन लेके बना रहा हूँ मैं अपनी रिपोर्ट। इन चीजों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी? वो मैनेजमेंट कितना लायक है, पढ़ा लिखा है, एबल है, कैपेबल है, उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, और वो कितना अनबायस्ड है, जो फैक्ट्स पे बात करता है ना, सब्जेक्टिव नहीं है। उसके काम को समझना है कि वो काम कर क्या रहा है। फाइनेंस वाला है तो क्या काम कर रहा है, मार्केटिंग वाला है तो क्या काम कर रहा है। और दूसरी बात, उसकी क्वालिटी को चेक करो, अप्रोप्रिएट ऑफ एक्सपर्ट वर्क, कि क्या वो इतना रिलायबल आदमी है कि असर्शन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। कोई पुराने एम्प्लॉयज होते हैं ना, तो हम उन पर ट्रस्ट करते हैं कि ये तो झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, जो भी असर्शन है उसको लेके जो भी एक्सपर्ट वर्क है, क्या उसको एज एन एविडेंस, क्या उसको एक क्वालिटेटिव एविडेंस माना जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, फिर असर्शन तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज पीएनएल, और बैलेंस शीट, दैट इज इनकम स्टेटमेंट और अकाउंट बैलेंसेस। अकाउंट बैलेंसेस मतलब आपको पता है, वो बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की। अगर जमीन दिखा 1 करोड़ की जमीन है तो मैं चेक करूंगा क्या वो पीरियड एंड में, मार्च में एग्जिस्टेंस में है, कागज चेक करूंगा, ओनरशिप डीड, टाइटल डीड चेक करूंगा। कागज है तो मेरे पास उसके राइट्स और ऑब्लिगेशन होंगे। अगर लिखा 1 करोड़ की लैंड है तो वो पूरी जमीनों की बात कर रहा होगा, ऑल द एसेट्स, कंप्लीटनेस। अब जमीन है तो उसका अपना एक वैल्यूएशन होगा, बराबर है कि नहीं बराबर है, उसके एक अपना एक एलोकेशन होगा ना, उसमें किसी प्रकार का डिप्रिसिएशन चार्ज किया होगा तो वो उसका एक वैल्यूएशन होगा। क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज इनकम स्टेटमेंट, पीएनएल। अगर तूने 100 करोड़ का माल बेचा है तो वो ऑकर हुई होगी ना, तो कैसे चेक करूंगा मैं? तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करूंगा। दूसरी बात, ये तो किसकी सेल्स की बात कर रहा है? कंप्लीट सेल ऑफ ऑल ईयर ऑफ ऑल गुड्स, ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सेल्स कैसे मेजर की गई तो उसके लिए अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करूंगा। फिर सेल्स कब की है? मार्च की है, अप्रैल की है, या मार्च के पहले की है? मार्च की है तो जबरदस्ती की गई होगी, अप्रैल की है तो अगले साल ऐड करना। और क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार की सेल्स है, कैश है कि क्रेडिट है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। डिस्क्लोजर, जो एंड नोट्स टू अकाउंट्स में करते हैं हम, अगर सेल हुई है क्या तो उसमें डिस्क्लोजर आएगा, किसको की, किससे क्या ट्रांजैक्शंस किया, थर्ड पार्टी से माल खरीदा, थर्ड पार्टी को बेचा तो उसका ऑकरेंस। फिर जितने भी डिस्क्लोजर्स है वो पूरे कंप्लीट होना, सीएसआर को लेके, सेल्स को लेके, परचेज को लेके, कैश को लेकर। फिर जो भी इंफॉर्मेशन वहां प्रेजेंट की जा रही है वो प्रॉपरली क्या होना, क्लासीफाई और अंडरस्टैंडेबल आम आदमी के लिए, यूजर के लिए। और जो भी नोट्स टू अकाउंट्स में आपने वैल्यूएशंस किए हैं या मेजरमेंट किए हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सेल्स, इन्वेंट्री, उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन डेटा होना चाहिए। तो डिस्क्लोजर में क्या होगा? क्या ऑकर हुआ, क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन। जैसे सीएसआर,
अब आपने लिखा सीएसआर का मेरा एग्ज़ाम्पल, तो सीएसआर का सीएसआर हुआ है, तो कहाँ हुआ है? स्कूल बना है कि नहीं बना? ऑकरेंस। आपका क्या राइट है सामने वाले के क्या राइट है, आपके क्या ऑब्लिगेशंस हैं? सीएसआर की पूरी एक्टिविटीज़ बताओ, क्लासिफाई करो सीएसआर को, अंडरस्टैंड करवाने के लिए। क्लासिफिकेशन मतलब डिवीज़न, और लास्ट क्या लिखा है? किस आधार पर आपने डिसाइड किया कि आप इतना अमाउंट खर्च करोगे? तो मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन। नेगेटिव को बताया था, जब गलत हो गए तभी जवाब देना, नहीं तो जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ओके? अब यहाँ क्या लिखा है देखो, इफ इट इज़ स्टेटेड, ऐसा लिखा है, देयर इज़ नो कंटीजेंट लायबिलिटी। वो बोल रहा है हमारे ऊपर कोई कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं है। तो बोलता है कैसे पता चलेगा हमको? क्योंकि बोलता है बैलेंस शीट में कोई आइटम है ही नहीं किसका, बिल्डिंग नाम का। तो ऐसा हम मानेंगे, इट वुड बी एन इम्प्लाइड नेगेटिव असर्शन दैट द एंटिटी डिड नॉट ओन एनी बिल्डिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। मतलब क्या हुआ? अगर आप बोल रहे हो आपके ऊपर कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है नहीं, तो ऐसा अज़्यूम किया जाएगा कि बैलेंस शीट डेट पर आपके पास कोई बिल्डिंग नहीं थी, तो आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है? अच्छा, झूठ नहीं, सच बोल रहे हो आप। तो वो बोलते हैं ना, अगर कोई चीज़ नहीं होगी या नहीं किए होंगे तभी आंसर देना, करे होंगे तो आंसर मत देना। एग्ज़ाम तू कल घूमने गया था, अगर नहीं गया होगा तभी बोलना, गया होगा तो मत बोलना। तो ये जो नहीं गया वाला है ना, नेगेटिव असर्शन कहते हैं इसको। तूने चोरी नहीं किया होगा तो हाँ बोलना, किया होगा तो मत बोलना कुछ। तो कोई चीज़ नहीं बुलवाने के लिए, नहीं करने के लिए, वो नेगेटिव असर्शन का पार्ट होता है। सेल्स नहीं हुई ना, अगर सेल्स नहीं हुई है तभी बोलना कुछ, हो गई है तो मत बोलना, तो नेगेटिव असर्शन। हाँ या ना हो बोलना, दैट इज़ पॉजिटिव असर्शन। अब यहाँ लिख रहा है असर्शंस। प्लांट एंड मशीनरी बहुत ईज़ी है यार। इसका एक्जिस्टेंस चेक करेंगे, उसका कॉस्ट चेक करेंगे, उसका एक्जिस्टेंस कॉस्ट, है ना? ओनरशिप चेक करेंगे, उसका कॉस्ट चेक करेंगे, उसका एक्जिस्टेंस चेक करेंगे। बहुत ईज़ी है यार। फिर क्या वो बिज़नेस के लिए यूटिलाइज़ हो रही है कि नहीं हो रही है? फिर उसमें हमने क्या चार्ज किया है? डेप्रिसिएशन, है ना? और वो डेप्रिसिएशन के अमाउंट को आपने कैसे कैलकुलेट किया? कितना ईज़ी है। पहले देखेंगे क्या तुम्हारी है ओनरशिप, तो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, डीड्स। फिर उसका कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, फिर उसका फिजिकल एक्जिस्टेंस, फिर यूटिलाइजेशन इन बिज़नेस, फिर डेप्रिसिएशन और कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। आपने बैलेंस शीट में दिखाया कि आपके पास कैश इन हैंड ₹8,000 है। तो क्या आएगा 8,000 का? बैलेंस शीट साइड में एसेट है आपकी। वैलिड नोट्स में होगा, कॉइन्स में होगा, कौन-सी डेट पर? बैलेंस शीट पर। कैश पर किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी नहीं होगी, फ्री फ्रॉम एक्सपेंडिचर होगा। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी ये कैश बैलेंस शो हो रहा होगा आइडेंटिकल अमाउंट का। होगा कि नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल, लेजर्स, इसमें शो होगा बैलेंस शीट डेट पर। इसका आंसर तो आप लोग ही दे दोगे। ईयर एंड इन्वेंटरी, अब इन्वेंटरी है मतलब ये बात कर रहा है किसकी? बैलेंस शीट के एसेट साइड का। इन्वेंटरी है ईयर एंड में, तो एक्जिस्टेंस है। इन्वेंटरी का कैसे वैल्यूएशन में निकाला? इन्वेंटरी तुम्हारी है ना, ऑल इन्वेंटरी की बात हो रही है और उसको लेके डिस्क्लोजर एएस के साथ में। अब सुनना पूरी बात, मैं आपको समझाता हूँ। इन्वेंटरी की बात हो रही है मतलब एक्जिस्टेंस चेक हो रहा है। डेप्रिसिएशन की बात हो रही है मतलब कैलकुल मेजर वैल्यूएशन मेजरमेंट है। टाइटल डीड्स की बात हो रही है मतलब राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की बात हो रही है। ऑल लायबिलिटी की बात हो रही है मतलब कंप्लीटनेस की बात हो रही है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की बात हो रही है मतलब डिस्क्लोजर की बात हो रही है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। तो कैसे याद करोगे उसको? साल के अंत में तेरे पास कितनी इन्वेंटरी बची तो उसका एक्जिस्टेंस होगा। डेप्रिसिएशन तूने बराबर लगाया कि नहीं लगाया, तो वैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। टाइटल डीड्स ऑफ द लैंड डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट आर इन द नेम ऑफ द कंपनी, तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कंपनी के पास ये अधिकार है ना उसका। ऑल लायबिलिटी, जितनी लायबिलिटी सबकी बात हो रही है, कंप्लीटनेस और रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर, पीएनटी। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द असेस रिस्क, आपने रिस्क को असेस किया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा के ऑडिटर शैल डिजाइन, बोलता है रिस्क की ऐसी की तैसी। मैं तो डिजाइन करूंगा और परफॉर्म करूंगा क्या? वाउचिंग एंड कंफर्मेशन। किसके लिए? हर वो ट्रांजेक्शन के लिए जो मेरे लिए क्या है, मटेरियल है, जिसमें गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है। चाहे वो पीएनएल में हो, चाहे वो बैलेंस शीट में हो, चाहे वो डिस्क्लोजर में, मैं तो करूंगा परफॉर्म। बोलते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ असेसमेंट, जो भी असेसमेंट हो मेरे रिस्क को लेके, कम हो या ज्यादा, मैं तो डिजाइन करूंगा, मैं तो परफॉर्म करूंगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर को और उस ट्रांजेक्शन के लिए जो बोलो मटेरियल है, चाहे वो अकाउंट बैलेंस हो, डिस्क्लोजर हो। अब इसमें होगा क्या? सुनना। ऑडिटर असेस करेगा कि रिस्क कम है या ज्यादा, तो वो जजमेंटल होगा, उसकी खुद की स्किल पर, उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड है। सो मे नॉट आइडेंटिफाई ऑल रिस्क, तो अब आपका जजमेंटल तो लिमिटेड ही हो सकता है ना, पूरे रिस्क तो आइडेंटिफाई हो नहीं सकते, क्योंकि आपको तो पता है
पूरी तरीके से कंपनी में रिस्क होते नहीं है और पूरी तरीके से ज़ीरो भी नहीं होते हैं। हमेशा एक इनहेरेंट लिमिटेशन होती है कि अगर कंपनी क्लीन भी है, तब भी कुछ ना कुछ रिस्क उसमें होगा। इसको लेकर इंटरनल कंट्रोल को लेकर। कंट्रोल बेईमान हो सकता है, कंट्रोल का नॉन एक्जिस्टेंस हो सकता है, नौसिखिए हो सकते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा क्या कर लेता है, कंट्रोल को ओवरराइड हावी हो जाता है उस पे। ये तो इनहेरेंट है ना। मैंने किसी को काम पे रखा, मैंने बोला यार तू मेरे लिए एक काम करेगा, तो ये तो इनहेरेंट होगा ना कि मैं उसको बीच-बीच में ज्ञान देते रहूँगा, कंपनी चलाते रहूँगा। तो बोलता है ये बहुत जजमेंटल है, डिपेंड करता है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ओवरराइड। दूसरी बात, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। ऑडिटर में डिटरमाइन कि अगर मैं सिर्फ क्या यूज़ करता हूँ, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, सिर्फ कंपेयर करता हूँ, तो उससे क्या रिड्यूस हो जाएगा ऑडिट रिस्क? हो सकता है सर। आप अगर डिटेल में जा रहे हैं, फिर आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे हैं, तो इतना तो कम हो जाएगा कि आप उस रिस्क को एक्सेप्ट कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा, एविडेंस, टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब चेक करना पड़ेगा। तो बोलते हैं रिस्क ऑफ कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी ज़ीरो, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू ज़ीरो। इतनी तो प्रोसीजर परफॉर्म करो कि आप रिस्क को इतना कम कर लो कि आप उसको झेल पाओ। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक करूँगा मैं, फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब पी-एन-एल, बैलेंस शीट, फिर इन दोनों को मैं कंबाइन कर लूँगा। बराबर है कि नहीं बराबर है? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अब क्या बोल रहा है वो? ये जो आपने एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब सब्सटेंटिव डिटेल में जब वाचिंग और कन्फर्मेशन किया और जो अपना टीओडी लगाया पी-एन-एल बैलेंस शीट पे, ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है एसएस रिस्क के द्वारा। यानी अगर रिस्क को पता करना है, तो ये 2 प्रोसीजर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टीओडी। कोई एक में से बात नहीं बनेगी। वाचिंग भी करो, कन्फर्मेशन भी करो, कंट्रोल को भी चेक करो और पी-एन-एल और बैलेंस शीट के आइटम को भी चेक करो। ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और ऑडिट रिस्क कभी ज़ीरो नहीं होता। आप दुनिया के कोई भी मेथड लगा लो, कोई भी प्रोसीजर लगा लो, वो हमेशा एक्सेप्टेबल लेवल पे आएगा कि इतना झेल लेंगे और आगे बढ़ेंगे। कंट्रोल में दिक्कत होना इनहेरेंट है क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो पावरफुल होता है, वो हमेशा ओवरराइड कर लेता है, हावी हो जाता है उसपे। जो असेसमेंट रिस्क है वो जजमेंटल है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि पूरे रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाओ, कुछ ना कुछ तो छुपेगा आपसे। ठीक है, क्लियर? मैं एक लास्ट वीडियो और भेजूँगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फिर चैप्टर खत्म, फिनिश। फिर हम रिस्क असेसमेंट चालू करेंगे क्लास में, ठीक है? चलो बाय। बताना मुझे देख के हो जाएगा तो मैसेज कर देना, समझा कि नहीं समझा।